हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी के तहत जो एग्जाम होके 7th फेज की बहाली होनी है, जो नई शिक्षक नियमावली 2023 आई है, उसके बारे में कुछ बातें हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहला बात है कि यहाँ पे दो खेमा ऐसा है। एक खेमा है जो एग्जाम देना चाह रहा है, एक खेमा है जो एग्जाम नहीं देना जा रहा है। स्वाभाविक है, बहुत सारे बच्चे जो बीएड कर रखे हैं, डीएलएड कर रखे हैं, सीटेट कर रखे हैं, बीटेड कर रखे हैं, एसटेट भी कर रखे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में क्वालिफाइड हैं। अब वो एग्जाम इसके बाद भी नहीं देना चाह रहा है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं जिनका मेरिट कम बन रहा होगा 60-40 के हिसाब से, चूंकि अब तक उम्मीद थी 60-40 का, तो नियमावली जो चेंज हुई है उसमें 60-40 वाली कहीं से कोई बात है नहीं। एकेडमिक पे बात है नहीं, सीटेट पे बात है नहीं। बस वैसे बच्चे जो सीटेट होंगे, एस्टेट होंगे, उन्हें जो है सो अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा बीपीएससी में आयोग के माध्यम से, और उसमें आपको जो भी स्केल मिलना है वह पूर्ण राज्यकर्मी वाला मिलना है, यानी पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आज अभी के बाद सब जो भी 10 अप्रैल के बाद से जो भी बहाली होनी है शिक्षकों की, वो बहाली आपको जो है वह पूर्ण राज्यकर्मी के रूप में होनी, यानी नियोजन के रूप में बिल्कुल भी नहीं होनी है। तो अब इस भ्रम को दिमाग से निकाल लेना है सभी अभ्यर्थियों को कि अब एग्जाम जो है नहीं हो, एग्जाम होना ही होना है, ये फिक्स है, गजट में निकाल दिया गया। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, कोर्ट में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सरकार के पास एक मुद्दा है, सरकार वहां कोर्ट में भी जो है बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। कोर्ट जाने के बाद भी आपको क्या होगा, वहां पे आपको जो है सो सरकार के फेवर में यह फैसला आएगा, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराना और पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा देना सरकार के अपने हाथ की बात है, और यह सरकार, कोई भी राज्य सरकार स्वतंत्र है इस चीज को करने के लिए, क्योंकि आपको बेटर स्केल भी दे रही है, पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है, सारी सुविधाएं जो शिक्षकों को मिलती थी पहले, जो बीपीएससी से बहाल, हालांकि पहले भी बीपीएससी से बहाल शिक्षक होते थे। 1993 से लेकर 1999 तक शिक्षकों की जो बहाली हुई है वो बीपीएससी के माध्यम से हुई है। तो पहले भी बीपीएससी इस तरह का एग्जाम कंडक्ट करा चुकी है। फिर से राज्य सरकार ने यह नियम लिया है, ठोस निर्णय लिया है, जिसमें नियोजन नीति को समाप्त किया गया है। जो टीचर हैं उनके लिए एक ये उम्मीद रखा गया है कि आपको अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो आपको जो है एग्जाम में बैठना होगा, एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा। ये एक चीज टीचर के लिए भी हो गया। तो जो टीचर इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि उन्हें पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, इलेक्शन में सरकार पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी, तो अब तक इस तरह का कुछ भी माहौल नहीं दिख रहा है। हालांकि शिक्षक जो है वह लगातार जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, शिक्षक नई नियुक्ति नियमावली जो है उसको जला के हो, उसके प्रति को, या फिर सरकार से वार्तालाप करके, जो भी माध्यम हो, जो भी सोर्स हो उनका, लेकिन उसके माध्यम से वो अपनी बातें जो है वो अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार अब तक अपने इस फैसले पर अडिग है। उसने गजट में भी निकाल दिया, गजट में भी पास कर दिया है। अब इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नुकसान में सबसे बड़ा चीज यह है कि आपको जो बच्चे हैं उन्हें एक एग्जाम फिर से देना होगा। अब तक जो बच्चे थे जिनका सीटेट में, एस्टेट में स्कोर अच्छा होगा, एकेडमिक अच्छा होगा, 60-40 के माध्यम से उनका सिलेक्शन अगर होने वाला था, तो शायद संभवतः बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका मेरिट लिस्ट में ऊपर में ही नाम आ जाता। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि सीटेट और एस्टेट के नंबर से कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है, आप सिर्फ क्वालिफाइड होने चाहिए। तो आपने सीटेट में क्या नंबर लाया है, एस्टेट में क्या नंबर लाया है, इससे इस एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आपने सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है, अगर आपने एस्टेट क्वालिफाइड कर रखा है, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरी चीज है फायदा की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें जो भी अभ्यर्थी बैठेंगे वह बीएड डीएलएड किए हुए होंगे, और सीटेट या बीटेट या फिर एस्टेट, इन तीनों में से कोई एक किए होंगे, तभी वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरी चीज है कि बिहार राज्य के निवासी होने चाहिए, यानी जो बिहार के होंगे। बहुत सारे बच्चों को यह उम्मीद थी कि बिहार के बाहर के भी जो सीटेट टेस्टेड पास बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लियर किया हुआ है नियमावली में कि आपको बिहार का ही जो बच्चा होगा वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, वही इस फॉर्म को भर सकता है, और वही शिक्षक बन सकता है बिहार में। तो एक चीज यह क्लियर है कि बिहार के लोग ही बिहार में शिक्षक बनने वाले हैं, ये फिक्स है। दूसरी चीज है बच्चों को लेके, सीटेट को लेके बहुत कंफ्यूजन है कि इतने बच्चे पास है, इतने बच्चे पास है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि एक ही बच्चे 3 बार एग्जाम में बैठे हैं और तीनों एग्जाम में पास है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सभी जो भी कैलकुलेशन किया जा रहा है वो हर बार के सीटेड पास बच्चों की कैलकुलेशन की जा रही है, लेकिन उसमें से 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम देते हैं और हर बार एग्जाम निकालते हैं। पिछले बार उनका नंबर कम आया, इस बार एग्जाम निकालेंगे, इस बार उनका नंबर ज्यादा आ गया, हो सकता है अगले बार भी जो एग्जाम हो उसमें भी दे दें। तो ये जो बच्चों का जो आंकड़ा है, आप जो बच्चों का आंकड़ा आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, यह आंकड़ा एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। इसमें आपको जो है सो कुछ बातें हैं, जो जैसे 20 से 25% बच्चे ऐसे हैं जो पास हैं सभी में। तो जब सभी में पास हैं, तीनों साल अगर तीन साल अगर सीटेट हुआ और तीनों साल में पास हैं, तो उनकी काउंटिंग एक ही अभ्यर्थी के रूप में होगी, ना कि 3 अभ्यर्थी के रूप में होगी। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। तो कैंडिडेट्स में ये घबराना नहीं है कि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है आपको। हाँ, यहाँ पे सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। एग्जाम से कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम अगर हो रहा है तो अच्छा है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम लेके बेटर स्किल दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम के साथ साथ आपको एक ये चीज होनी चाहिए कि सरकार की मंशा जो है वह स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो है बिहार में बीपीएससी के माध्यम से +2 स्कूल में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई थी, और उसमें जो है लगभग 15,000-17,000 बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया था और 6,421 सीटें थी, और सरकार ने उसका लेवल, उसके क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा टफ कर दिया, और वहाँ पे क्या किया गया, नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था कर दी गई, और वहाँ पे बहुत सारे जो योग्य शिक्षक थे वो भी फेल कर दिए गए। और 400, ये हमको लगता है 6,421 बहाली में मात्र 421 शिक्षकों की बहाली हो पाई, और सभी विद्यालयों को प्रधानाध्यापक नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे ये चीज भी हो सकता है कि हो ना हो, सरकार इसको भी ऐसा कर सकती है कि आपको जो है सो, अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है तो एग्जाम हो, एग्जाम अच्छी है, अच्छी बात है। एग्जाम के सपोर्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे विरोध में भी हैं, तो सब किसी भी बात का सपोर्ट और विरोध दोनों होता है, तो वो चीज मायने नहीं रखती है। लेकिन यहाँ पे सरकार रिजिड है। हमारे आपके कहने से सरकार अपने नियमावली में बहुत ज्यादा संशोधन नहीं करने वाली। हाँ, कुछ चीजें जो है वह नियमावली संशोधन की जरूरत है, वो चीजें संशोधित की जाएंगी आने वाले नोटिफिकेशन से पहले। लेकिन अब तक जो है एग्जाम का जो माहौल था, जो बच्चों को लग रहा था कि सरकार वापस ले लेगी, आंदोलन के माध्यम से हो या बहुत सारी चीजों के माध्यम से हो, तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। शिक्षक भी जो है सो धरना प्रदर्शन के माध्यम से जाति जनगणना का विरोध कर बहिष्कार कर अपने बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी अब तक कोई खास इस तरह का जो है व्यवस्था अब तक नहीं किया गया है। सभी को फिलहाल नियुक्ति में भाग लेना है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या नियुक्ति में जो बहाली होगी वह बहाली आपको टीचर और जो टीचर नहीं है, यानी जो अभी अभ्यर्थी हैं, जो 7वें चरण में अप्लाई करने वाले थे, वे बच्चे और टीचर दोनों एक ही पद के लिए क्या अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यह कंफ्यूजन सरकार के द्वारा अब तक दूर नहीं किया गया, लेकिन मेरे समझ से जो सीटें हैं वो सीटें फ्रेश बच्चों के लिए होनी चाहिए, और यही संभवतः आगे भी होने वाला है, ऐसा ही होगा। क्योंकि संदीप सौरभ जो सीपीआई एमएलए हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा था अपने वीडियो के माध्यम से, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। उनका कहना कहीं ना कहीं जायज था कि जो बच्चे हैं, जो फ्रेश बच्चे हैं, जो अब तक टीचर नहीं हैं, उनको ही इस बहाली में मौका मिलेगा, और शिक्षक को जो बहाली में मौका मिलेगा वह मौका संभवतः उनके अपने सीट पे समायोजन की बात होगी, यानी उनका जो सीट होगा उसी सीट पे वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर जाएंगे, वो नए बच्चों का सीट नहीं पुट करेंगे। तो ये एक चीज, हालांकि इसमें संशोधन की आवश्यकता, ये ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है, ये मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूं कि यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ये एक भर्ती पे आप टीचर को भी अप्लाई करवाओ और बच्चों को भी अप्लाई कराओ। यहाँ पे जो है नए वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि मान लीजिए जितने परसेंटेज टीचर इस पोस्ट पे जाएंगे तो उतने परसेंटेज नए वाले बच्चे जो है वो छटते चले जाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ा सा टसल हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा क्राउड हो जाएगी, ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो ये चीज ना करके, चूंकि 5 लाख, लगभग 4-4.5 लाख टीचर हैं, और 4-4.5 लाख टीचर को भी अगर परीक्षा देनी होगी, तो ये 4-4.5 लाख टीचर और 2.5-3 लाख वो बच्चे मिलकर लगभग 7-7.5-8 लाख बच्चे जो हैं एग्जाम में फॉर्म फिलअप करेंगे, है ना। और वो जो है तब जाके थोड़ा सा माहौल जो है वह एग्जाम का जो माहौल होगा वो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो इस तरीके का ना होके
सरकार से यही डिमांड रहेगा हम लोग का कि भाई टीचर को आप जो है सो ठीक है राज्यकर्मी का दर्जा देना है, अगर आप एग्जाम लेने की इच्छा रखते हैं तो इनको फ्रेश बच्चों के साथ ना मिलाए। फ्रेश बच्चों के साथ मिलाने का यह हो जाएगा कि दोनों के लिए यह कंपटीशन जो है थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सामने वाले जो बच्चे हैं वो उस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीचर भी उस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी लगभग 4.5-5 लाख टीचर और उधर 3 लाख 8 लाख एक पोस्ट, मतलब जो आपका जो जितना पोस्ट आपको क्रिएट किया गया है उस पोस्ट पे 8 लाख बच्चे अगर बैठेंगे तो नए वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। उनको भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो छट जाएंगे, बहाली में नहीं आ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की बहाली हो इसके लिए जो है वह यह नियम मेरे समझ से लागू होना चाहिए कि शिक्षकों की जो परीक्षा हो वह अलग हो। हालांकि शिक्षक अब तक डिमांड कर रहे हैं कि उनको इतना साल का पढ़ाने का अनुभव दिया गया है, इतना अनुभव उनको है, 12 साल 15 साल 17 साल 18 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। तो उन्हें, और सरकार ने कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया था कि जो चुनाव आने वाली है उस चुनाव में हम लोग जो है वह बहाली पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा आप सभी को देंगे। लेकिन यहाँ पे सभी से एग्जाम लेने की बात अब तक चल रही है। सिलेबस क्या होना है, एग्जाम होना तय है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं सभी बच्चों से यही अपील करूंगा कि आप सभी बच्चे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आगे क्या होगा, क्या संशोधन होता है नहीं होता है, ठीक है संशोधन होता है अगर आपके फेवर में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है और सरकार की जो मंशा है अगर वह तुरंत एग्जाम अगर कंडक्ट करवाती है, 2024 में इलेक्शन है, अगर उससे पहले आपको एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो आपको, आपके पास समय नहीं है कि आप उतने उस ब्रॉड सिलेबस को जो है आप इतना इजीली जो है वो कवर कर पाए। तो उसके लिए आपको अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी होगी, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ आपको अपने आंदोलन के माध्यम से हो या जिस भी तरीके से हो, आप अपनी मांग को अपने सरकार के पास रखते रहिए। हालांकि सरकार इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं करने वाली है, यह क्लियर है, चाहे बच्चे कोर्ट में जाए या कहीं जाए, लेकिन जो प्रयास होना चाहिए, अगर प्रयास है एग्जाम रोकने का तो आप प्रयास भी कर सकते हैं, उसके लिए कहीं कोई ये नहीं है कि आप जो प्रयास ना करें। लेकिन साथ ही साथ आप उन सब में समय बर्बाद करने के साथ साथ आप अपने पढ़ाई में भी थोड़ा समय, अपने समय को खर्च करें, पढ़ाई के लिए भी आप अपना समय निकालें। सारी बातों के साथ साथ आपको अपने पढ़ाई पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको, क्योंकि बीपीएससी ठीक है, हालांकि सिलेबस इजी रखने की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस करने की बात नहीं है, ताकि बच्चे जो है अधिक से अधिक क्वालिफाई कर पाएं। लेकिन अब यह बात कितना सच है कितना गलत है ये आने वाले नोटिफिकेशन और आने वाले सिलेबस और आने वाले एग्जाम पेपर में मालूम चलेगा। तब तक के लिए आपको जो है सारी बातें जो है वह अभी ब्लैंक है, वो आप अभी नहीं समझ सकते हैं, वह क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। सिलेबस में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जरूर रहेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन रहेंगे, डीएलएड बीएड से भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो है वह मस्ट है, वह रहेगा अगर बीपीएससी कंडक्ट करता है। जैसे अभी प्रधान शिक्षक की जो बहाली हुई थी, हालांकि उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उस एग्जाम का सिलेबस अगर आप देखेंगे बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आप वहां पे उसका सिलेबस देख सकते हैं। वहां पे जब जाके उसका सिलेबस देखेंगे तो आपको वहां पे मालूम चलेगा कि वहां पे 75 नंबर जो है वह जनरल नॉलेज से था और 75 नंबर डीएलएड या बीएड से था। ये चीजें वहां पे है, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से भी क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है जरूर रहेंगे। तो फिलहाल आपको जनरल नॉलेज लुसेंट की एक जो किताब आती है ब्लू कलर की, उस किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी पीटी का क्वेश्चन आता है उस लुसेंट के बुक से आपको पूरा का पूरा मिल जाता है, सारे क्वेश्चन आपको उससे टकराते हैं। तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर पूछेगा बीपीएससी में भी, वीडियो लेवल का भी, तब लुसेंट का जो होता है बुक ब्लू वाली, उस बुक से आप पढ़ के उसको क्लियर कर सकते हैं, आप पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो आप वो बुक अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा इन सभी बातों पे चर्चा आगे होगी, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या सिलेबस होगा, इन सभी बातों पे नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इस वीडियो को अगर बहुत ज्यादा लंबा करूंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी वीडियो नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, जो भी आपको स्टडी नोट्स है, स्टडी मटेरियल्स है, वो सारे के सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।